हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरे लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट समझा कर याद करवा रही हूं, जिससे लंबे टाइम तक एग्जामिनेशन तक आपको हर एक चीज याद रहे। लूसेंट आप देखेंगे काफी मोटी है, जरूरी नहीं है कि उसके हर एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो जो जो चीजें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम वही पढ़ते हुए चल रहे हैं। इतिहास आप देखेंगे पहले लेक्चर से जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको, आज ये हमारा 31st लेक्चर है, 30 लेक्चर तक आपको इतने अच्छे से कनेक्टिविटी बनी रहेगी, हर एक चीज इतने अच्छे से समझ में आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार हिस्ट्री याद नहीं होती थी कभी, है ना। जिस इतिहास से हम डरते हैं कि बहुत सारे ईयर याद करने हैं, कि ऐसा करना है, सब आपको याद रहेगा। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ सारे लेक्चर कंप्लीट करना है, साथ ही साथ रिवाइज करना है। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो साल 2 साल बाद अपने दोस्तों के नाम भूल जाएंगे। तो ये तो फिर मान लीजिए पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं, तो आपको रिवाइज जरूर करना है थोड़े थोड़े टाइम बाद। उसके अलावा क्या करना है, जैसे हम टेस्ट बीच में लेते जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिस करते जाना है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आप 4 ऑप्शन में आसानी से पहचान सकें कि आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, चलिए। इतिहास का ये हमारा 31st लेक्चर है। आप जब शुरुआत करेंगे तो ये नहीं कि आप पहले 31वां लेक्चर ही देखना चालू करें, पहले लेक्चर से जरूर चालू करें देखना, जिससे आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए, फ्लो समझ में आए कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा जब हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा लूसेंट, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, जब सब कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा, हमारे ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा। एप्लीकेशन जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, जिससे जब हमारा टेस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्यों टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम मिलेगा, सेकंड रैंक वाले को 2500 का और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना है, तो कोई टेंशन नहीं है, फीस कोई लगने वाली है नहीं, तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य के बीच का जो टाइम है, वहां पे छोटे छोटे राजा आते हैं। ऐसे बहुत बड़े एरिया में क्या कर रहे होते हैं, शासक वो नहीं बनते हैं। कुछ एरिया होता है, कुषाण का ठीक ठाक होता है एरिया, ठीक है, आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेके यहाँ मथुरा वगैरह तक है ना, आपके नॉर्थ इंडिया में देखें वहां तक आता है। सातवाहन वाला भी इलाका साउथ इंडिया में ठीक ठाक चल रहा होता है। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे शुंग वंश भी ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन अगर बात करें साम्राज्य के बड़े इलाके की, जो कि हमारा मौर्य साम्राज्य बनाकर जाता है, वो नहीं मिलता कब तक, आपके गुप्त साम्राज्य तक। और आप एक चीज देखेंगे कि जब हम साम्राज्य की बात करते हैं, बहुत बड़े इलाके को कब्जा करने की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो आपका मेन होता है वो होता है उत्तराधिकारी बोल रही हूँ, यहाँ पे होता है आपका शासक। मतलब जो आपका मेन शासक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके आने वाले टाइम पे जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वो, अगर राजा बहुत ज्यादा क्या है, ताकतवर है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है कि भैया मुझे बहुत सारा एरिया कैप्चर करना है, मुझे अपना जो राज्य है वो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में फैलाना है, तभी आप कुछ कर पाते हैं। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे, अगर आप एम नहीं करेंगे, बड़ा सोचेंगे नहीं, तो बड़ा फिर अचीव नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजें सोचेंगे, छोटा अचीव करेंगे। सेम ऐसे ही जो आपके राजा होते थे, जब तक गुप्त साम्राज्य नहीं आता है, उसके पहले जितने भी आपके शासक थे वो अपने छोटे छोटे एरिया को लेके खुश थे, उतने में ही अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे। कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं सोच रहा था, ना ही इतना महत्वाकांक्षी था कि हमें पूरा जो एरिया है भारत का वो कैप्चर करना है। ठीक है, मौर्यों ने सोचा था, उसके बाद आपका फिर गुप्त आते हैं, वो सोचते हैं। और आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में पहला राजा हो गया, पहला शासक हो गया, उसके बाद उसके फिर बेटे, फिर उसके बेटे के बेटे, कम से कम 1-2 राजा ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा सा ज्यादा सोचें, ज्यादा दूरदर्शी टाइप के, कि मुझे बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करना है। क्योंकि एक राजा अपने अगर टाइम पे कुछ एरिया कैप्चर कर भी लेगा, अगर उसका बेटा उतना नहीं निकला अच्छा, है ना, तो वो एरिया जितना कैप्चर करेगा वो चला जाएगा, तो हमारा साम्राज्य नहीं बन पाता है। तो साम्राज्य बनने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए, बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करने के लिए कम से कम कि वहां के जो शासक हों, उसके जो उत्तराधिकारी हों, काफी ज्यादा चालाक हों, चतुर हों, और उसके अलावा बहुत ज्यादा मतलब निडर टाइप के हों। तो ऐसे चाहिए, महत्वाकांक्षी हों, दूरदर्शिता उनके अंदर हो कि हमें बढ़ाना है अपना राज्य। उसके अलावा क्या होना चाहिए, जैसे ये चीज तो आपके शासकों में हो गई, उसके अलावा क्या होना चाहिए,
उनके पास वो जिस एरिया में कैप्चर करते जाए ना, उनके अंदर प्रशासन वाला भी गुण होना चाहिए कि हमें कैसे उसको मैनेज करते हुए चलना है। जैसे आपका बड़ा राज्य होता जाता है, प्रशासन की मेन दिक्कत आती है। अशोक के टाइम में हमने देखा कि उन्होंने क्या चालू किया, धम्म चालू किया, अपने हर जगह अभिलेख गढ़वाने चालू किए कि भाई उसमें लिख दिया झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, लेकिन ये नहीं कि अगर आप विद्रोह करोगे तो हम उसको दबा नहीं सकते, इससे अच्छा आप विद्रोह ही ना करो। तो ये सारी चीजें अशोक ने सबको बतानी चालू की, शांति का प्रस्ताव श्रीलंका भेजा, दूर दूर तक भेजा। तो आप देखेंगे ये भी तरीके होते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन करने के, कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, विद्रोह नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जब बड़ा आपका राज्य हो जाएगा तो ये प्रशासन वाली क्या आ जाती हैं, दिक्कतें आती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब गुप्तों के टाइम पे हो या मौर्यों के टाइम पे हो, हम इनका क्या पढ़ते हैं, हम इनका प्रशासन भी पढ़ते हैं कि भाई प्रशासन इनका क्या था, इनके जो प्रांत थे वो कैसे डिवाइडेड थे, फिर प्रांत का हेड कौन होता था, उसके अलावा फिर उसके नीचे क्या डिवाइडेड था, उसका हेड कैसे होता था। तो हम प्रशासन वाली चीजें आप देखेंगे किसमें पढ़ते हैं, जो आपके बड़े एरिया को कैप्चर करके राजा रखता है, जैसे कि गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, तो हम उसमें ही पढ़ते हैं। आपने देखा भी हमने कुषाण के लिए नहीं पढ़ा, हमने पुष्यमित्र शुंग के लिए, शुंग वंश के लिए नहीं पढ़ा कि भैया उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी चल रही थी। हम पढ़ते हैं बड़े बड़े, जैसे आपका सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे गुप्त टाइम पे कैसी थी, हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, हम उसके अलावा आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था में गुप्त साम्राज्य क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, ठीक है। सांस्कृतिक देखेंगे, कल्चरल पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें हो रही थी। तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कोई चीज किसी में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अगर गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो इसका हमें प्रशासन देखना पड़ेगा। उसके अलावा सामाजिक व्यवस्था तो हम देखेंगे ही, है ना, उस टाइम पे समाज कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, ठीक है, ये राजनीतिक व्यवस्था हो गई। उसके अलावा आपकी आर्थिक हो गई, सांस्कृतिक हो गई। तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए जो फैक्ट होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट आपको मिलते जाएंगे, वो आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट नहीं करेंगे कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं तो फिर याद नहीं रहता है। ये सब आपके किसी ना किसी सामाजिक पर्सपेक्टिव का भाग है, राजनीतिक का है या आर्थिक का है या आपके सांस्कृतिक का है। जैसे हम पढ़ेंगे बहुत सारी किताब में, हम कालिदास जी के बारे में पढ़ेंगे, वो सांस्कृतिक वाले में आएगा कि गुप्तों के टाइम पे सांस्कृतिक जो आपका इंडियन कल्चर है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ है। गुप्त राजाओं ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे भारतीय कल्चर को प्रमोट किया, बहुत सारे मंदिर बनवाए। मंदिर बनाने की अलग जो पद्धति चालू हुई है वो गुप्तों के टाइम पे चालू हुई है। तो ये सारी चीजें हमें क्यों पढ़नी है, क्योंकि वो सांस्कृतिक पर्सपेक्टिव का भाग है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि ये चीजें हम फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन किसके अंतर्गत पढ़ रहे होते हैं, सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे होते हैं या आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य जैसे हमने चालू किया, तो ये कब स्टार्ट होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अशुद्ध हो गया है, कौशाम्बी के निकट आप याद रखिएगा, ठीक है। कौशाम्बी के निकट आपका होता है गुप्त राज्य चालू, और संस्थापक कौन होता है, ये होता है श्री गुप्त। देखिए यहाँ पे 3री शताब्दी लिखा हुआ है, और अगर हम बात करें ईयर की, शताब्दी मतलब 100 साल लेके चल रहा है ना, और अगर ईयर की बात करें तो 240 से 280। आप देखेंगे शताब्दी एक ज्यादा चल रही है। जैसे अभी हम लिखते 2024 हैं और हम बोलते हैं 21वीं शताब्दी, है ना। तो ये मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया है कि जब हम शताब्दी लेकर चलते हैं तो एक एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं। वैसे तो यहाँ 20 है तो हमें तो 20वीं शताब्दी बोलना चाहिए, लेकिन हम 21वीं शताब्दी बोलते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ 240 से लेके 280 तक का टाइम है, तो हमें आपका क्या बोलना चाहिए, ये दूसरी शताब्दी बोलना चाहिए ना। 200 वाला टाइम चल रहा है तो दूसरी शताब्दी, 100 वाला टाइम चले तो 100वीं पहली शताब्दी, लेकिन हम बोल रहे हैं उसको 3री शताब्दी। तो ये सब मैंने शुरू में समझाया है, जिससे आपको हर एक चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संस्थापक हो गए आपके श्रीगुप्त, और सबसे मेन बात याद रखिएगा हम 3री शताब्दी की बात कर रहे हैं, मतलब हम अब कहाँ आ गए हैं, ईसा में आ गए हैं, वो भी 240 ईसा में आ गए हैं हम, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपने कुषाण वगैरह पढ़ लिया, अगर सारी चीजें कंप्लीट हो गई उसके बाद हमारा आता है गुप्त साम्राज्य। संस्थापक याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, गुप्त साम्राज्य ही बहुत ज्यादा जरूरी, तो संस्थापक तो जरूरी होगा ही। तो ये हो गया श्री गुप्त, नाम में ही गुप्त लिखा है, बस आप श्री याद रख लीजिएगा कि उन्होंने ऐसा नाम बोलते हैं तो श्री लगाते ही हैं, तो श्री गुप्त हो गया। 240 ईसा के टाइम पे है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट याद रखिएगा, 3री शताब्दी 240 ईसा पूर्व के आसपास स्टार्ट होता है। प्रथम महान सम्राट जो है वो रहता है चंद्रगुप्त प्रथम। कब आएगा ये लगभग आपका आएगा 320 ईसा तक, ठीक है। ये राजा बनता है, याद रखिएगा 320 एग्जैक्टली ना भी याद हो तो आपको क्या याद रखना है कि 300 ईसा के आसपास,
ठीक है। 300 एडी के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम बनेगा। प्रथम याद रखना है क्योंकि अभी चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएगा, दोनों काफी फेमस होते हैं, इसलिए आपको प्रथम और द्वितीय में याद रखना है। प्रथम आपका कब आएगा? 300 ईसा के बाद आएगा, ठीक है, 10-20 साल बाद आता है। फिर इनका जो विवाह है वो होता है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एक तो पढ़ रहे हैं इनके विवाह के बारे में, इसके अलावा बता रहे हैं कि इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी कि जब हम विस्तार करते हैं, जब हम अपने राज्य का विस्तार करते हैं, राज्य विस्तार, तो राजा जो है वो दो तरीके अपनाते हैं। एक तो तरीका होता है युद्ध का, कि आप युद्ध करिए और जीत लीजिए उस एरिया को। दूसरा होता है विवाह का। आपने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखा, उसके अलावा आपने बिंबिसार जो शुरू में होता है उसके टाइम पे देखा, क्या होता है? विवाह करते हैं, उस एरिया को दहेज वगैरह में प्राप्त कर लेते हैं। ये कम से कम वहां पे क्या हो जाती है? मित्रतापूर्ण व्यवहार हो जाते हैं। आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार और ये आपका जो पाकिस्तान वाला इलाका है, बहुत सारा इलाका दहेज में मिल जाता है। सेम ऐसे ही हर राजा अपना रहा होता है, या तो युद्ध करके जीतेगा या विवाह करेगा। तो विवाह के लिए आपको याद रखिएगा कुमार देवी आपको नाम रखना है। कुमार देवी से विवाह होता है किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। उसके अलावा इन्होंने गुप्त संवत स्टार्ट किया। हमने विक्रम संवत पढ़ा, हमने शक संवत पढ़ा, अब है गुप्त संवत की बात। ईयर याद रखिएगा, चांसेस कम है कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी दिमाग में आपके होना चाहिए। ये 319-20 में स्टार्ट होता है। अब आप टाइम अगर देखना चाहेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो आपका ईसा पूर्व है वो विक्रम संवत में लगा है। 78 ईसा जब आएगा तब शक संवत स्टार्ट होता है, और गुप्त हमारा स्टार्ट होता है कहाँ पे? 300 के बाद, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे आएगा तो 320 के आसपास होना चाहिए। तो 319-20 में हमारा गुप्त संवत शुरू होता है, ठीक है। तो आपको लगभग याद रखना है, एग्जैक्ट नहीं भी याद है तो ठीक है। फिर इनके बारे में आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलती हैं, यह है कि इन्होंने काफी एरिया कैप्चर किया। इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो है समुद्रगुप्त। अब मेन है आपके यहाँ पे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त में यहाँ पे क्या की हैं? काफी चीजें की हैं, काफी राज्य विस्तार किया। सबसे पहले 355 में शासक बनते हैं, ये याद रखिएगा। 350 के बाद बनेंगे, ठीक है, एवरेज याद रखना है। 300 के बाद बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, 350 के बाद लगभग आपके अगर मोटा मोटा देखें 320 के बाद, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 30 साल रहते हैं लगभग, ठीक है। 355 में आपके कौन बनेंगे? तो यहाँ पे 355 में बनेंगे समुद्रगुप्त। 350 आप 350 लेकर चलिए, 350 ईसा में, मतलब यहाँ पे हम एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 350 एडी जो है तब बनते हैं आपके कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में ये चीज मिलती है कि आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक, मतलब इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे ऊपर वाले इलाके में, आर्यावर्त वाले इलाके में, दक्षिणावर्त वाले इलाके में भी लोग क्या किया था? राजाओं को हराया था और अपना राज्य विस्तार किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। और ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, याद है आपको? नागार्जुन जी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेपोलियन हो गया। नेपोलियन जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, विश्व इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं एक आदमी रहता है, काफी उसने जीत हासिल की होती है, इसीलिए हम समुद्रगुप्त को किससे कंपेयर कर रहे हैं? नेपोलियन से कंपेयर कर रहे हैं। तो भारत का नेपोलियन कौन हो गया? समुद्रगुप्त हो गया। फिर इनकी उपाधियां क्या क्या थी? सबसे पहला हो गया अश्वमेध कर्ता, फिर हो गया विक्रमांक, परम भागवत। अब आप देखेंगे, मतलब आप जनरली सोचिए कि अगर हम ऐसे बड़ी बड़ी उपाधियां कोई राजा लेता है, महाराजा धीराज या कोई मतलब ऐसे अश्वमेध करता, तो सीधी बात है राजा अगर कोई उपाधि ले रहा तो उसने किया तो जरूर होगा। ये तो होगा नहीं कि आज के टाइम पे आप जैसे दिखाने के लिए कुछ भी उपाधि धारण कर लीजिए, रियल में ऐसा नहीं होता है। तब के टाइम पे राजा ने वैसा किया होगा तभी वो उपाधि धारण करता है ना। तो उपाधि हमें क्यों थोड़ा बहुत ध्यान रखनी होती है? उससे ये पता चलता है कि वो राजा उतना ताकतवर रहा होगा, इसीलिए उसने सम्राट की उपाधि धारण की या अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की या उसके अलावा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, मतलब वो महाराजा धीराज है। तो ऐसे जो आपके उपाधियां होती हैं वो सिर्फ एक चीज बताती हैं कि वो राजा कितना बड़ा मतलब शासक रहा होगा, कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, ठीक है। तो इन्होंने अश्वमेध युद्ध, अच्छा ये जो है आपके समुद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश जो है हिंदू शासक है, तो ये अब फिर अश्वमेध जो यज्ञ वगैरह हैं उनको इंपॉर्टेंस देंगे। अभी आप बीच में देख रहे थे कि यहाँ पे हिंद यूनानी वगैरह आ रहे थे, सातवाहनों ने सबसे पहले भूमिदान चालू किया था ब्राह्मणों को, तो हिंदू धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो प्रमोट कर रहे थे।
अब उसके बाद आपके गुप्त वंश वाले आते हैं। गुप्त वंश वाले फिर हिंदू धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जैसे यज्ञ वगैरह हो गया, कर्मकांड हो गए, फिर वो उनको प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको अश्वमेध करता मतलब अश्वमेध यज्ञ दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा ये संगीत प्रेमी थे, ठीक है। समुद्रगुप्त, अब हमें कैसे पता चला कि संगीत प्रेमी थे, तो समुद्रगुप्त के सिक्के में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इसीलिए हमने अनुमान लगाया कि समुद्रगुप्त को संगीत पसंद रहा होगा। अब आपको पुरानी चीजें, इतिहास क्या लग रहा है, आप अनुमान ही लगा रहे हैं हर चीज का, कुछ भी मिल रहा है हमें खुदाई करने से या बुक्स में मिल रहा है तो हम अनुमान लगा रहे हैं। तो इससे ये अनुमान लगा कि भाई अब वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त जी बैठे हुए हैं तो शायद इनको संगीत पसंद रहा होगा, है ना, वो इनको गाना वाना में इंटरेस्ट रहा होगा। इनके दरबारी कवि थे हरिशेन। अब ये जो नाम है आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है हरिशेन आपने कहाँ पे पढ़ा है, जब आपने पढ़ा है प्रयाग प्रशस्ति या अभिलेख, जो हमने इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग अभिलेख की बात करें, जब आपने शुरुआती दौर में पढ़ा होगा तब मैंने बताया था कि वो लिखा किसने है, वो हरिशेन जी ने लिखा है, ठीक है। हरि जी ने लिखा है, समुद्रगुप्त की बहुत ज्यादा तारीफ की है, प्रशस्ति इसीलिए हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ की है। और ये प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है उन्होंने कितने एरिया में युद्ध किया, जीता, कितना विस्तार किया। तो ये सारी, क्योंकि इन्होंने क्या की है, उस अभिलेख में तारीफ की है समुद्रगुप्त की, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा किसने है, हरिशेन जी ने, ये याद रखिएगा। इनके उत्तराधिकारी आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे आपको जो याद रखना है, एक तो ये कि भारत का नेपोलियन कहलाते हैं ये, ठीक है। दूसरा ये याद रखना है कि ये 355 मतलब आपके 350 ईसा के आसपास बनते हैं राजा, और काफी ज्यादा विस्तार करते हैं यहाँ पे आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के मतलब जो राजा हैं उनको हरा के, ठीक है। फिर तीसरा याद रखना है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से, जो कि लिखा किसने है, हरिशेन ने, उनके दरबारी कवि ने, ठीक है। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये कब बनेंगे, 380 ईसा के आसपास बनेंगे। देखिए ये भी आपके लगभग मतलब जो गैप है वो देखते चलिएगा कि 350 के आसपास हैं, फिर वो 380 के आसपास आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे सबसे मेन बात पहली जो होगी वो फाहियान होगी, कि फाहियान जो है वो भारत आएगा। अभी आप देख रहे हैं फाहियान किससे रिलेटेड है, यहाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना, बौद्ध धर्म के लिए वो ज्ञान प्राप्त करने आया है। तो उस टाइम पे बौद्ध धर्म हमारा ठीक ठाक चल रहा था, आपको ये भी पता चलेगा, है ना। तो ये हो गया आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड फाहियान। मैंने बताया था इसको याद कैसे करना है, यान से करना है, कि फाहियान यान से आया था, ठीक है। फिर शकों पर आप देखेंगे कि गुप्तों के टाइम पे शक थे, जो आपके वो हिंदी यूनानी के बाद शक आते हैं भारत, और मैंने बताया कि अलग अलग उनके 5 अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं, मथुरा रहता है, दक्कन वाला एरिया रहता है। तो उनमें से आप देखेंगे कि शक अभी भी थे, गुप्तों के टाइम पे भी थे। मतलब हम कब की बात कर रहे हैं, 350 की बात की कर रहे हैं, तब तक 350 ईसा तक शक भारत में थे, और शकों को हराता है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद क्या करता है, चांदी के सिक्के जारी करता है, और साथ ही साथ विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। शुरू में भी आप देखेंगे उज्जैन वाले राजा ने हराया था शक को और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हराते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो जानने की बात है, जहां पे ध्यान आपका जाना चाहिए, कि जब ये हराते हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है ना, कि हमने विदेशी जो आपके आक्रमणकारी हैं जो रह रहे हैं भारत में उनको हराया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनको हराया, लेकिन हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, साथ ही साथ चांदी के सिक्के चलाए। अब इससे क्या पता चलता है कि भाई सोने के सिक्के नहीं चलाए इन्होंने, सोने के सिक्के नहीं चलाए, ठीक है, चांदी के चलाए। इससे क्या मतलब क्या निकला, फर्क क्या पड़ा, चांदी रहा होगा तो चांदी चला दिया। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि शुरुआती दौर में आपके गुप्त साम्राज्य जैसे जैसे बढ़ता है तो उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे ना, वो भी बिल्कुल शुद्ध सोने के सिक्के। तो बड़ी मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के थे, मतलब आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय तक आते आते उन्हें अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सोना इतना ज्यादा नहीं था, तो उन्हें चांदी के सिक्के चलाने पड़े। मतलब आर्थिक स्थिति जो है यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ गई थी, आर्थिक स्थिति। तो जो आपके इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि शुरुआती दौर में गुप्त साम्राज्य काफी फल फूल रहा था, काफी अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय तक आते आते ये चांदी के सिक्के बस से उन्होंने ये इतना अंदाजा लगा लिया कि शायद आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वो सोने के सिक्के नहीं जारी कर पाए, उन्होंने चांदी के सिक्के जारी करवाए, ठीक है।
क्योंकि शुरुआती दौर में आपको सोने के सिक्के मिलेंगे और वो भी शुद्ध सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर यहाँ पे राजकवि कौन कौन है? एक है शाब, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, राजकवि ये हो गया, शाब ये अलग है, उसके अलावा आपका उज्जैनी, पाटलिपुत्र शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। आप देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य में आपका फिर से पाटलिपुत्र जो है वो इंपॉर्टेंट होने लग गया है ना। इसके पहले मौर्यों के टाइम पे था, अब आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र फिर से गुप्त साम्राज्य के टाइम पे इंपॉर्टेंट होने लग गया। उसके अलावा जो आपकी उज्जैनी है, उज्जैन वाला इलाका है, वो भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और आप देखेंगे भी कि श्री कृष्ण भी जो है वो उज्जैन आते हैं अपनी शिक्षा के लिए। तो उज्जैन जो है काफी पुराने टाइम से, मतलब बहुत लंबे टाइम से शिक्षा का मुख्य केंद्र है। काशी हो गया, उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र तो आपका देखेंगे मगध के टाइम पे जब मौर्य साम्राज्य रहता है उसके पहले, उसके अलावा गुप्तों के टाइम पे पाटलिपुत्र जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहता है। ठीक है, इनके दरबार में 9 रत्न उपस्थित थे। जो आपके 9 रत्न का कॉन्सेप्ट आएगा जब आप पढ़ेंगे अकबर के टाइम पे, तो सबसे पहले कब आता है? आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। तो याद रखिएगा, अकबर के टाइम पे पहली बार नहीं आता, ये आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे पहली बार, जिसमें नाम कौन कौन से हैं? कालिदास हैं, धन्वंतरी हैं, क्षपणक हैं। अब ये फलित ज्योतिष के विद्वान थे। उसके अलावा अमर सिंह जो थे वो कोशकार थे, शंकु जो थे वो वास्तुकार थे, वेताल भट्ट जी थे, घटक करपर थे, वराह मिहिर थे, वराह मिहिर आपके खगोल विज्ञानी थे। ठीक है, और वर रुचि थे। अब इतने सारे नाम आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, आपको कितने याद रखने हैं? तो आपकी गिनती के 3-4 याद रखने हैं। सबसे पहला कालिदास, वो तो आपको याद ही रहेगा। मेन क्या याद रखना है? मेन ये याद रखना है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे है। ठीक है, सबसे मेन चीज जो याद रखनी है, कालिदास सबसे पहले तो आपको गुप्त वंश के टाइम पे मिलेंगे, मतलब हम 380 के आसपास की बात कर रहे हैं, तब आपको कालिदास जी मिलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे मिलेंगे। दूसरा धन्वंतरी, धन्वंतरी जैसे आपके चरक जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके धन्वंतरी जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा वराह मिहिर जी, वराह मिहिर क्या है? खगोल विज्ञानी है। तो वराह मिहिर जैसे आपके नागार्जुन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे वराह मिहिर जी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वराह मिहिर भी याद रखिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो जैसे 1-2 बार जैसे अमर सिंह के बारे में पढ़ सकते हैं, शंकु के बारे में पढ़ सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये बस आपको जरूर याद रखना है। फिर यहाँ पे आपके इनका जो संधि विग्रहिक था, अभी हम देखेंगे कि संधि विग्रहिक क्या होता है। एक ऑफिसर है, उसका नाम है वीरसेन, जो कि शैव मत से क्या है? शैव मत का अनुयायी है। उसने उदयगिरी पहाड़ियों पर गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आप देखेंगे उदयगिरी जो है काफी लंबे टाइम तक फेमस रही है ना। तो यहाँ पे उदयगिरी पहाड़ियों पे वीरसेन जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक है, मतलब एक ऑफिसर आप मान के चलिए कि एक अधिकारी है जो कि शैव मत को मानता है, उसने उदयगिरी पर गुफाएं बनवाई थी। ठीक है, और यहाँ पे व्याकरण और न्याय मीमांसा का प्रकांड पंडित भी था। तो ये जो वीरसेन है जो कि ऑफिसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, उन्होंने उदयगिरी पर पहाड़ियों पर एक क्या गुफा बनवाई है। ठीक है, उसके अलावा वो व्याकरण के और न्याय मीमांसा के काफी अच्छे प्रकांड पंडित भी हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। कभी कभार वीरसेन के बारे में पूछ लिया तो आपको याद रहना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे हमने वीरसेन पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद इनके उत्तराधिकारी हैं कुमारगुप्त प्रथम। इनके बारे में आपको ज्यादा चीजें क्या याद रखनी है? सबसे पहले तो शकों पर विजय प्राप्त की थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसके साथ ही साथ क्या किया? चांदी के सिक्के जारी करवाए, ये इंपॉर्टेंट है। फाहियान इनके टाइम पे आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा जब हम यहाँ पे 9 रत्न की बात करेंगे तो कालिदास, धन्वंतरी और यहाँ पे आपके वराह मिहिर, ये 3 तो आपको याद होने ही चाहिए कि ये गुप्त जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके टाइम पे थे। ठीक है, उसके अलावा वीरसेन का नाम याद रखिएगा। और फिर हम ये तो देखेंगे ही कि उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम आ गए। ठीक है, कुमारगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, उनके उत्तराधिकारी आगे आएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आप देखेंगे कि एक ऐसे लोहे का स्तंभ भी हमें ऐसा मिलता है जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। तो ये भी माना जाता है कि गुप्तों के टाइम पे जो हमारी केमिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारा ज्ञान था वो बहुत आगे था, आज के टाइम से बहुत आगे था। तो इसीलिए आप देखेंगे चाहे वो चिकित्सा के फील्ड में हो, आप देख रहे हैं वराह मिहिर जी को, है ना, तो चाहे हम खगोल विज्ञान की बात करें, हर एक फील्ड में, चिकित्सा की बात करें, मैथ्स की बात करें, आर्यभट्ट जी आपको अभी मिलेंगे। तो हर एक फील्ड में हम आज से जैसे 300 साल पहले, 400 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आज से मतलब 1500-1700 साल पहले हम इतना आगे थे जो आज तक हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। और अगर वो चीजें अभी भी अवेलेबल होती
बिल्कुल जैसे वो बता के गए थे आर्यभट्ट की पूरी अच्छी जितनी चीजें उन्होंने लिखी हैं, वराहमिहिर जी ने जितनी चीजें लिखी होंगी, वो सब अगर अभी अवेलेबल होती तो हम कहीं और ही होते। मतलब बहुत ही दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होता जो हमारी बराबरी कर सकता था। हम इतना आगे चल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो सबसे मेन बात जो कुमारगुप्त के बारे में आपको याद रखनी है वो है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो थे हिंदू धर्म के, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया था। तो आप देखेंगे बौद्ध धर्म फिर से प्रमोट होने लग गया था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। बीच में थोड़ा सा गैप आपको मिलेगा, लेकिन फिर से रिवाइव हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय। और इतना बड़ा विश्वविद्यालय था ये, इतनी सारी वहां पे मतलब लोगों के रहने का, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों लोग रहते थे, बहुत ही बड़ा कैंपस था। लाइब्रेरी के लिए बोला जाता है कि मतलब आज अगर वो सारी किताबें होती प्रेजेंट, है ना, आज के टाइम पे जितनी किताबें नालंदा में रखी हुई थी, तो ऐसा कोई दुनिया का ज्ञान नहीं होता जो भारत के पास नहीं होता, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि जो मुस्लिमों का आक्रमण होता है, बख्तियार खिलजी वो पूरा मतलब आग लगा देता है, नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा नष्ट कर देता है। अगर वो चीज आज के टाइम पे होती तो हम बहुत आगे होते दुनिया में। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है, तो गुप्तों के टाइम पे होता है, वो भी कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पे, ठीक है। और इसमें स्पेशली कौन कौन से हैं, तो थेरवाद, महायान और वज्रयान, इन तीनों के सिद्धांत पढ़ाए जा रहे थे। हर चीज, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, ये वो टीचर है वो कुछ लिख रहा है, सारी चीजें जो हैं बड़े अच्छे से लिखी जाती थी, वहां पे स्टोर की जाती थी वहां की लाइब्रेरी में। तो बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा की। उसके अलावा मंदसौर अभिलेख, ये अभिलेख आपने शुरुआती दौर में पढ़ा है कुमारगुप्त से संबंधित। इससे भी ये पता चलता है कि जो आपके रेशम बुनकर थे, जो कि गुजरात वाले इलाके में रहते थे, वो आगे मंदसौर वाले इलाके में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अब व्यापार जो है, विदेशी व्यापार बहुत कम हो गया है, इसलिए जो आपके व्यापारी हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं एक से दूसरी जगह। तो हम ये देखेंगे कि आर्थिक स्थिति जो है गुप्तों की, जो शुरुआती दौर में काफी अच्छी थी, वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आपने देखा सोने की जगह उन्होंने चांदी के सिक्के जारी करवाए। रेशम बुनकर श्रेणी के बारे में पता चलता है, यहाँ पे श्रेणी जो है किसके लिए यूज होता है, व्यापारियों के लिए, व्यापारी वर्ग को हम श्रेणी कहते थे। उसके अलावा कुमारगुप्त जो है वो यहाँ पे कुमारगुप्त से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। यहाँ पे सूर्य मंदिर बनवाने के बारे में पता चलता है कि सूर्य मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख हमने शुरू में पढ़ा है, इसलिए ज्यादा डिटेलिंग में जा नहीं रहे। मंदसौर मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है, वहां पे रेशम बुनकर श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है, सूर्य मंदिर बनाने का जानकारी मिलती है। फिर इनके उत्तराधिकारी आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है इनके बारे में आपको ये याद रखना है। अच्छा, कुमारगुप्त के टाइम पे आपको एक चीज मिलेगी कि यहाँ पे जो हूण थे उनका आक्रमण चालू हो जाता है ना। इसके पहले हम दूसरे विदेशी पढ़ रहे थे जो भारत में आक्रमण करते हैं। गुप्तों के टाइम पे आपको एक आक्रमण मिलेगा किसका, हूण का। तो ये हूणों का आक्रमण चालू हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे खतरनाक टाइप के होते हैं आपके और बहुत ज्यादा नष्ट करके चीजें चले जाते हैं। तो हूणों का आक्रमण चालू होता है सबसे ज्यादा। तो स्टार्ट कब से होता है, गुप्तों के टाइम पे। कुमारगुप्त के टाइम पे होता है तो स्कंदगुप्त को भेजा जाता है, फिर स्कंदगुप्त उनको हराते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आपका उत्तराधिकारी कमजोर हो जाएगा तो ये जो आपके आक्रमणकारी होंगे वो काफी आसानी से उसको हरा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे और पतन होना चालू हो जाता है गुप्त साम्राज्य का। फिर यहाँ पे एक चीज आपको जो स्कंदगुप्त से रिलेटेड याद रखनी है वो ये कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन लेक, अब देखिए सुदर्शन झील हम रुद्रदामन प्रथम में भी पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य में भी पढ़ चुके हैं। तो ये सुदर्शन झील आपको फिर से एक बार मिलेगा गुप्तों के टाइम पे। वो क्या कराते हैं, इसका जीर्णोद्धार करवाते हैं। तो ठीक है, स्कंदगुप्त द्वारा करवाया जाता है। गिरनार अभिलेख में ये चीजें आपको मिलेंगी। गिरनार पर्वत पर स्थित था सुदर्शन झील, ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं। जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे जूनागढ़ अभिलेख, तब ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं कि स्कंदगुप्त का भी वहीं पे मिलेगा अभिलेख, आपके रुद्रदामन प्रथम का भी है, उसके अलावा अशोक का भी है। ये हो गया। और ये अब ये कहाँ है, आपका गुजरात वाले इलाके में है ना। अगर हम बात करें सुदर्शन झील की तो गुजरात वाले इलाके में आपको मिलेगी। इसी टाइम पे हूणों का आक्रमण चालू होता है और अंतिम शासक जो है वो है आपका विष्णुगुप्त। अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे उत्तराधिकारी कमजोर होंगे, ये जो हूण है वो आसानी से क्या करेंगे, इनको हरा देंगे और बहुत बड़े इलाके में जो है वो तहस नहस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का एक तो आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही थी, दूसरी बात से युद्ध चालू हो गया। युद्ध में हमें काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, जो सैनिक होते हैं उनको भी हमें देना है, कंटिन्यूसली सैलरी देना है और जो उनका खाने पीने का सामान है वो मेंटेन करके चलना है। तो धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था और खराब होती जाती है। तो गुप्तों के
आप देखेंगे पतन का एक ये भी कारण था कि यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई, उसके साथ ही साथ हूणों का आक्रमण चालू हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी है कि आपका गुप्त साम्राज्य, जैसे हम बात करें श्रीगुप्त से चालू करते हैं और श्रीगुप्त से ना भी मानिए, संस्थापक से ना भी मानिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम के टाइम से अगर चालू करेंगे तो ये आएगा स्कंदगुप्त तक, स्कंदगुप्त। तो आपके स्कंदगुप्त तक जो है चीजें काफी स्मूथ चली हैं, है ना। ऐसा मान के चलिए कि काफी ठीक ठाक मेंटेन करके रखा था इन्होंने। और जब आपका कोई बड़ा साम्राज्य होता है, राजा बहुत ताकतवर होता है, तो जो सबसे मेन बात वो होती है कि वहां पे होती है शांति। एक लंबे टाइम तक, जैसे कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे एक लंबे टाइम तक क्या होता है, शांति स्थापित रहती है। सेम वैसे ही जब गुप्त आपका साम्राज्य रहता है, बहुत लंबे टाइम तक शांति स्थापित रहती है। फिर लास्ट में हूणों का आक्रमण चालू होता है ना। कोई भी विदेशी जो है वो आक्रमण आपको नहीं मिलेंगे बीच में, लंबे टाइम तक शांति रहेगी, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो राज्य है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, राजा काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जब भी आपको एक स्ट्रॉन्ग शासक बनेगा, कोई भी ऐसा एक राज्य आएगा जो काफी ज्यादा मजबूत है, तो आपको आक्रमण बहुत कम मिलेंगे, और आक्रमण नहीं मिलेंगे तो हमारे यहाँ होगी शांति। और जब शांति होगी तभी आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ कला का विकास हो रहा है, हमारे यहाँ व्यापार का विकास हो रहा है, हमारे यहाँ उसके अलावा जैसे आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, मंदिर वगैरह हैं, तो मंदिर वगैरह चालू होंगे। आप देखेंगे गुप्तों के टाइम पे विज्ञान का काफी विकास हुआ था, विज्ञान के फील्ड में, चाहे वो हम चिकित्सा की बात करें, है ना, हेल्थ सेक्टर में बात करें, आपके खगोल विज्ञान की बात करें, उसके अलावा मैथ्स की बात करें, हर एक फील्ड में, साहित्य की बात करें, कालिदास जी आपको इसी टाइम पे मिलेंगे। साहित्य की बात करें, जो कि इन्होंने बेहतरीन नाटक लिखे हैं, वो सब कब होता है, गुप्तों के टाइम पे होता है। तो आप देखेंगे जब आपके राज्य में शांति रहेगी तो आप दूसरे फील्ड में काम देख पाओगे, आपके लोग जो हैं वो हर एक फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सब कब होता है, गुप्तों के टाइम पे। तो आपको क्या याद रखना है कि हर एक चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से, आपको बस क्या रखना है, याद रखना है कि गुप्तों के टाइम पे क्या होता है, और गुप्त जब रहते हैं उनके टाइम पे ही ये सारी चीजें क्यों इतनी ज्यादा डेवलप होती हैं। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि वहां पे बहुत सारे मंदिर बनते हैं, बहुत सारे साहित्य लिखे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है ना, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, मतलब बायोलॉजी हो गया, हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे शांति थी काफी लंबे टाइम तक, चंद्रगुप्त प्रथम से लेके स्कंदगुप्त का ठीक ठाक तक शांति बनी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। साथ ही साथ छोटे छोटे जो फैक्ट हैं कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उन्होंने काफी आर्यवर्त और दक्षिणावर्त के राजाओं को हराया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों को हराया था, चंद्रगुप्त प्रथम जो है कुमार देवी लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उनसे शादी करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको छोटे छोटे जो फैक्ट हैं याद रखने हैं। बड़े लेवल पे आपको थोड़ा ये दिमाग में रखना है कि हमें ये सारी चीजें अभी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा प्रशासन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन था, इतना मजबूत जो आपका साम्राज्य स्थापित कर रखा था, उसके पीछे प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो हर एक चीज हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके, कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।